हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय, खूब अध्ययन, खूब मेहनत करें और अपनी कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। प्यारे साथियों, हम लोग बात कर रहे थे मुगल काल की, और यहाँ मुगल काल में हम पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था शेरशाह सूरी। ठीक है ना? शेरशाह सूरी के बारे में सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके। थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, शेरशाह सूरी में आप लोगों को पता है, वैसे मैं मौर्य काल के दौरान आपको बता चुका कि शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है ना? और यही जो रोड है ये मौर्य काल में उत्तरापथ के नाम से जानी जाती थी। ठीक है ना? ध्यान देना, किस नाम से? उत्तरापथ के नाम से। इसे पक्का करवाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा, जो कि बंगाल के सोनार गांव से लाहौर, दिल्ली, अटक तक जाती थी। ठीक है ना? ध्यान देना। विशेष बात क्या कि इसे शेरशाह के काल में सड़क ए आजम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सड़क ए आजम। शेरशाह सूरी से आपके जो प्रश्न बनते हैं वो केवल और केवल 3 प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं, वो ध्यान रखना। ठीक है? इवन कभी कभी चौथा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। कौन सा प्रश्न बनते हैं? देखो, ध्यान देना। एक तो शेरशाह सूरी की मृत्यु पूछ ली जाती है, कौन से अभियान के दौरान हुई है, कब हुई है, और कौन सा प्रक्षपात्र या आग्नेयास्त्र चलाते वक्त हुई इसकी मृत्यु हुई, पहली बात। दूसरा, सड़क ए आजम, ठीक है, जिसे आधुनिक भारत में जो है ऑकलैंड के द्वारा नाम दिया गया, ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है? दो प्रश्न हो गए। इसके अलावा शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है, विशेष रूप से सासाराम बिहार में। कहाँ पर है? सासाराम बिहार में। इसको थोड़ा डिटेल से हम लोग बात करेंगे, जब मुगल कालीन कला संस्कृति पढ़ाऊंगा तो उसके साथ में हम इस टॉपिक को लेंगे। ठीक है? तो ये कुछ विशेष प्रश्न आपके बनते हैं शेरशाह सूरी से। एक चौथा प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मुगल काल में या मध्यकालीन भारत में कौन सा ऐसा शासक था, ठीक है ना, जिसके शासनकाल में लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। तो ध्यान रखना कि कौन होगा? शेरशाह सूरी होगा। चलिए, आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो बात करेंगे अकबर की। अकबर के शासनकाल की यदि बात करें तो अकबर का शासनकाल है 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक। 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक का जो शासनकाल है वो शासनकाल किसका है? अकबर का है। पूरा नाम यदि हम बात करें तो आप लोगों को पता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है? देखिएगा, अकबर के जन्म की बात करते हैं। जन्म आपको पता है कि 15 अक्टूबर 1542 को। फिर बात करें कहाँ, तो अमरकोट, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, ध्यान रखना। कहां पर हुआ? अमरकोट में हुआ, ध्यान रखना। राणा थे जिनका नाम था वीरसाल, इन वीरसाल के महल में जो है अकबर का क्या होता है? जन्म होता है। राणा वीरसाल के महल में, वीरसाल के महल में। ठीक है? आगे बात समझ क्लियर है? दूसरी, इसके अलावा यदि हम बात करें तो पिताजी की बात कर लेते हैं। पिता को आपको पता ही है, नाम हुमायूं। बात करें माता की तो हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। ठीक है? माता जी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अब देखो, जिस समय इसकी मृत्यु, माफ करना, इसका जब जन्म हुआ अकबर का, तो उस समय हुमायूं चूंकि निर्वासन काल के दौरान था, हुमायूं की स्थितियां बहुत ज्यादा कुछ ठीक नहीं थी। फिर भी हुमायूं ने इसके जन्म पर अपने सरदारों में कस्तूरी बांटी थी। क्या बांटी थी? कस्तूरी बांटी थी। याद रखना, कस्तूरी का मतलब क्या होता है? देखो,
जो हिरण की नाभि में मिलती है ना कस्तूरी, ठीक है ना, बहुत सुगंधित होती है, तो कस्तूरी बांट करके अपने पुत्र अकबर के जन्म का उन्होंने क्या मनाया था, उत्सव मनाया था। ठीक है, अब यहीं पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि बचपन में ही हुमायूं ने, क्योंकि खुद की तो हालत बहुत ज्यादा खराब थी, खुद की तो हालत बहुत ज्यादा खराब थी, निर्वासन काल में था, भटकने के दिन थे उसके, तो बचपन में हुमायूं ने अकबर को अपने भाई अस्करी के पास में छोड़ करके ईरान चला गया था। मतलब जब वो फारस गया था, ईरान चला गया था, तो अपने पुत्र अकबर को वो कहां पर छोड़ करके गया था, अस्करी के पास में। इसलिए अस्करी ने भाई का पुत्र था, ज्यादा ध्यान दिया नहीं, तो इसलिए बेचारा अकबर की शिक्षा का कोई भी समुचित प्रावधान नहीं हो पाया, शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई, और इसी कारण आजीवन क्या है, आजीवन अकबर जो था वो क्या रहा, अनपढ़ रहा। आगे बात समझ क्लियर है। और यहीं से बाद में अस्करी ने क्या किया, जब अस्करी के पास में था अकबर, तो अस्करी ने बाद में अकबर को कामरान के यहां पर भेज दिया था। किसके पास भेज दिया था, कामरान के पास में भेज दिया था। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 1547 ईस्वी में अकबर को काबुल के किले के मुख्य गेट पर लटका दिया गया था, किसके द्वारा, कामरान के द्वारा, ताकि हुमायूं के आक्रमण से बच पाए और हुमायूं उस किले के ऊपर गोला बारूद नहीं चला पाए। वही जब काबुल के ऊपर विजय प्राप्त की थी, मैंने आपको बताया कि कामरान को हुमायूं ने क्या कर दिया था, अंधा कर दिया था। तो अंधा करने के बाद में हुमायूं इस अकबर को अपने साथ ले जाता है, और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि काबुल पर आक्रमण के दौरान ही एक महिला थी जिसका नाम मिलता है महामंगा, जिसे महामंगा बोलते हैं हम सीधे भाषा में। तो इस महामंगा को इसकी धाइमा बना दिया था, किसका, अकबर की, किसकी, अकबर की। तो देखिएगा, धाइमा पूछा जाता है, धाइमा, तो ध्यान देना, धाइमा कौन थी, महामंगा, महामंगा, ठीक है। ध्यान देना कि बचपन में हुमायूं ने अकबर को अपने भाई अस्करी के पास छोड़ा, अस्करी के पास छोड़ कहां चला गया, ईरान चला गया। ठीक है, इसलिए अकबर की शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पाई, और शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पाई तो आजीवन अनपढ़ रहा, आजीवन अनपढ़ रहा। तो मुगल काल का एकमात्र, एक तरीके से हम बात करें तो एकमात्र ऐसा बादशाह है जो आजीवन क्या रहा था, अनपढ़ रहा था। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में क्लियर है। तो आजीवन, जीवन पर्यंत बेचारा क्या रहा, अनपढ़ ही रहा, काला अक्षर भैंस के बराबर था। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। तो ये चीज आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। देखो, अकबर का प्रथम जो विवाह किया गया था, वो विवाह किया गया था हिंदाल की पुत्री, जिसका नाम था रजिया सुल्तान, और उस रजिया सुल्तान को रुकैया बेगम के नाम से जाना जाता था। तो रुकैया के साथ में इसका विवाह किया गया। बचपन के दोनों दोस्त थे ये। और जब ये हुमायूं दिल्ली में एक बार पुनः अपनी सत्ता की स्थापना करता है, तो इसी समय मैंने आपको बताया था कि सरहिंद के युद्ध में अकबर ने स्वयं भाग लिया था।
तो इसी समय हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बना दिया, और लाहौर का सूबेदार बनाने के साथ ही साथ बैराम खां को इसका क्या किया, संरक्षक नियुक्त किया। अब यहां से आपका प्रश्न ये आता है कि हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहां पर था। तो ध्यान देना कि हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर जो था वो बैराम खां के साथ में था, कलानौर पंजाब में। कहां पर था, कलानौर नामक स्थान पर था। कलानौर अभियान उस समय चल रहा था वस्तुतः, और कलानौर में एक वही व्यक्ति कौन, सिकंदर सूर, इस सिकंदर सूर के साथ में क्या किया जा रहा था, इसके साथ में युद्ध किया जा रहा था, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। तो जिस समय मृत्यु हुई ये कहां पर था, कलानौर में था, पंजाब में। जब मृत्यु की सूचना इसे पता लगती है तो वहीं पर बैराम खां के द्वारा, किसके द्वारा, बैराम खां के द्वारा कलानौर नामक स्थान पर ही इस अकबर का क्या कर दिया जाता है, राज्य अभिषेक करवा दिया जाता है। क्या करवा दिया जाता है, राज्य अभिषेक करवा दिया जाता है। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर पंजाब में एक छोटे से चबूतरे के ऊपर पहली बार जो है बैराम खां के द्वारा इसका क्या कर दिया जाता है, राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और ध्यान देना कि दूसरी बार जो राज्याभिषेक हुआ अकबर का वो हुआ था 20 फरवरी को। उसके लगभग 6 दिन बाद में 20 फरवरी 1556 को दिल्ली में अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। और राज्याभिषेक करवाने के साथ ही साथ ध्यान देना कि शहंशाह की उपाधि धारण करी। कौन सी उपाधि धारण करी, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो एक तरीके से हम यदि बात करें तो शहंशाह की उपाधि धारण करने वाला मुगल काल का प्रथम व्यक्ति है। इससे पहले बादशाह की उपाधि धारण कर रहे थे। ठीक है, तो शहंशाह की उपाधि धारण करी थी किसने, आगे बात समझ क्लियर है। तो ध्यान देना कि अकबर का प्रथम विवाह हिंदाल की पुत्री रजिया सुल्ताना रजिया सुल्ताना, और इसी रजिया सुल्ताना को क्या कहा जाता था, रुकैया बेगम। रुकैया बेगम के साथ हो। दिल्ली विजय के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाया। और ध्यान रखना कि हुमायूं की मृत्यु के समय ये इंपॉर्टेंट बनता है। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर बैराम खां के साथ कलानौर नामक स्थान पर, कलानौर पंजाब है बेटा,
कलानौर पंजाब में था। ध्यान देना कि सिकंदर सूर के साथ अभियान था। सिकंदर सूर सिकंदर सूर के विरुद्ध अभियान था ये। ठीक है, अगली बात ध्यान देना कि हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिलने पर मैं राज्याभिषेक की बात कर लेता हूं सीधा सीधा। राज्याभिषेक ध्यान देना 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में बेराम खां के द्वारा और ध्यान देना कि दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया गया दिल्ली में। इसके लगभग 6 दिन बाद में, मतलब क्या 20/2/1556 को। तो ध्यान देना कि दूसरी बार राज्याभिषेक जो करवाया वो दिल्ली में करवाया और इसी के साथ उसने कौन सी उपाधि धारण करी? शहंशाह की उपाधि धारण की। अब बहुत महत्वपूर्ण बात मैं अभी आप लोगों के साथ में करने वाला हूं, देखिएगा। आपसे सीधा सीधा एक प्रश्न पूछा जाता है कि मुगल काल में किन किन शासकों का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। चलिएगा, तो ध्यान रखना कि किसकी उपाधि धारण करी थी? शहंशाह की उपाधि धारण करी। शहंशाह की उपाधि धारण करी और ऐसा करने वाला प्रथम था। ऐसा करने वाला प्रथम शासक, ठीक है। शहंशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन है? ध्यान रखना, अकबर है। कौन है? अकबर है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना बेटा। देखो, 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। पहली बार तो 14 फरवरी को हुआ है। कहां पर हुआ है? कलानौर में। किसने किया? बैराम खां ने।
दूसरी बार दिल्ली में हुआ 20 फरवरी 1556 को और शहंशाह की उपाधि धारण करी। ऐसा करने वाला प्रथम शासक था। अब देखो आनन फानन में यहाँ पर राज्याभिषेक करवाया गया, इसके पीछे कारण है, अभी मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है ना। टू द पॉइंट ही बात करेंगे, देखो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा नहीं तो ध्यान रखना 2 बार राज्याभिषेक हुआ। अब यहां से आपका एक विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान देना कि मुगल काल में कौन कौन से ऐसे शासक थे जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। तो सबसे पहले हुमायूं, सबसे पहले कौन, हुमायूं का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। अकबर का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है और औरंगजेब का राज्याभिषेक भी क्या है, 2 बार हुआ है, ठीक है। कौन है, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब। कई इतिहासकार, अब चूंकि ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फिर से, कई इतिहासकार यहां पर एक बात और मानते हैं, और कौन सी मानते हैं, और मानते हैं बाबर वाली। कौन सी, बाबर वाली, क्योंकि बाबर का राज्याभिषेक भी एक तरीके से देखा जाए तो 2 बार, पहली बार तो काबुल में, फिर वहां पर भारत में। आगे बात समझ में क्लियर है। तो इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। हुमायूं का, अब क्योंकि भारत से बाहर है इसलिए बाबर को हम लोग यहां पर नहीं मानेंगे, ठीक है। हुमायूं का 2 बार कैसे हुआ पता तो है ना आप लोगों को। पहली बार तो बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में, और दूसरी बार कब, 1555 में। आगे बात समझ में क्लियर है। तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ, किसका, हुमायूं का, अकबर का, औरंगजेब का। किसका, औरंगजेब का। औरंगजेब ने वस्तुतः धर्मत के युद्ध के दौरान पहली बार राज्याभिषेक करवाया, और औरंगजेब ने शाहजहां को जो है मुसम्मन बुर्ज में क्या कर दिया था, कैद कर दिया था। उसके बाद में जब उसने दोवराई के युद्ध में पराजित किया दारा सिकों को अंतिम रूप से, ठीक है, तो उसके बाद में इसने पुनः जो है एक बार अपना क्या करवाया था, राज्याभिषेक करवाया था। तो ध्यान रखना कि औरंगजेब का 2 बार हुआ है वस्तुतः भारत में, अकबर का 2 बार हुआ है, ठीक है, और हुमायूं का भी 2 बार हुआ है। तो विशेष नोट लगा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नोट है। नोट देखो कि मुगल काल में कौन कौन बेटा, हुमायूं, अकबर व औरंगजेब। ऐसे शासक हैं जिनका 2 बार, जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। यही प्रश्न बनता है। देखो आजकल कोई युद्ध कोई नहीं पूछेगा, जो अलग प्रश्न बनता है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनता है, लॉजिकल जो प्रश्न बनता है, वही प्रश्न आजकल पूछते हैं। देखो ध्यान देना, जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। राज्याभिषेक हुआ है। आगे बात समझ में क्लियर हो गई ना ये बात। ये ऐसे हैं जिनका राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। कौन कौन हुए, एक तो हुमायूं, अकबर और औरंगजेब। क्लियर बात। तो ये चीज आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। शहंशाह की उपाधि धारण करने वाला, ठीक है, प्रथम व्यक्ति कौन है, अकबर है, ठीक है। अकबर का संरक्षक कौन था, तो ध्यान रखना बैराम खां था। इस बैराम खां ने 1560 ईस्वी तक, ठीक है, 1560 ईस्वी तक जो है अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य किया था। और बैराम खां की वफादारी से प्रसन्न होकर के मुगलों के प्रति जो इसकी स्वामी भक्ति देखी अकबर ने, इसी कारण अकबर ने उसे उपाधि दी थी। कौन सी, खान ए खाना या खान बाबा कहकर के पुकारता था। कौन, अकबर। किसको, बैराम खां को। ध्यान रखना। और जब बैराम खां की हत्या कर दी गई थी गुजरात में, आगे हम बात करेंगे, पाटन नामक स्थान पर मुबारक नामक एक व्यक्ति था, उसने हत्या कर दी थी। क्या क्या चीजें हुई उसके पीछे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन जब हत्या कर दी गई थी तो पहली बार, ध्यान रखना, क्या चीज, पहली बार अकबर जीवन में रोया था। हुमायूं की मृत्यु के ऊपर भी नहीं रोया था, लेकिन बैराम खां की मृत्यु के ऊपर रोया था। और उसने कहा था कि आज मैं वास्तविक रूप से अनाथ हो गया हूं।
मैं वास्तविक रूप से क्या हो गया हूँ, अनाथ हो गया हूँ। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ी सी हम बेराम खां के बारे में बात कर लेते हैं। बेराम खां अकबर का संरक्षक था, अकबर का संरक्षक था, ठीक है, 1560 ईस्वी तक। इसकी उपाधि कौन सी थी, पूछा जा सकता है। खान ए खाना, खाने खाना, या इसी को क्या कहा जाता था, खाने खाना। क्या कहा जाता था, खाने खाना, खान ए खाना, खान एक खाना, खाने खाना। या इसी को अकबर जो है वो किस नाम से, खान बाबा के नाम से पुकारा करता था, खान बाबा के नाम से पुकारा करता था, ये ध्यान रखना। और बेराम खां को वकील ए सल्तनत, प्रधानमंत्री के पद पर इसने क्या किया था, नियुक्त किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि अकबर के काल का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो बेराम खां। क्या बनाया था इसको, वकील ए सल्तनत। क्या बनाया था, वकील ए सल्तनत के पद पर स्थापित किया था, किसको, बेराम खां को। ध्यान देना उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, ध्यान रखना ये भी कि अकबर के द्वारा। किसके द्वारा, अकबर द्वारा, ठीक है। अकबर ने इसे वकील ए सल्तनत, वकील ए सल्तनत के पद पर, और वकील ए सल्तनत का मतलब था प्रधानमंत्री, ठीक है, के पद पर नियुक्त किया। और ध्यान रखना कि वकील ए सल्तनत बनने वाला प्रथम व्यक्ति था अकबर के काल का, ठीक है ना, प्रथम व्यक्ति किसके काल में, अकबर के काल में। अकबर के काल का प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जाता है तो ध्यान रखना कौन था, बेराम खान था, ठीक है। इसकी हत्या आगे बात करेंगे जब ये विद्रोह करेगा, ठीक है, इसे बाहर भी निकाला जाएगा, इसका विद्रोह का दमन भी किया जाएगा। ये सारी की सारी बातें हम लोग आगे करेंगे बेटा, ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन अभी इतना सा ध्यान रखना कि बेराम खां जो था वो था संरक्षक किसका, अकबर खां का। क्या कहता था अकबर को, खान बाबा। अकबर इसको क्या कहता था, खान बाबा, या उपाधि कौन सी दी थी, खान ए खाना। इसी का पुत्र था, क्या नाम था उसका, अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक है, जो कि अकबर का मित्र हुआ करता था, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है, तो ये चीज आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। अगली बात जो हम करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अकबर के अभियान। अकबर के अभियान कौन कौन से अभियान हैं, केवल उन्हीं महत्वपूर्ण अभियानों की हम लोग चर्चा करेंगे जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। आजकल वस्तुतः पूछे नहीं जाते प्रश्न युद्धों से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग जो है बात करेंगे यहाँ पर कि अकबर ने कौन कौन से अभियान किए, उन अभियानों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो अकबर के जो अभियान है ना, इन अभियानों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 3 भागों में अलग अलग व्यवस्थित पढ़ेंगे। देखो पहली बात तो ये, और प्रामाणिक पढ़ाऊंगा, ये भी मेरा आपसे वादा है, ठीक है। अकबर के जो अभियान है वस्तुतः 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक तो उत्तरी भारत में उसने कौन कौन से अभियान किए उसकी बात करेंगे, उत्तर पश्चिमी भारत में उसने कौन कौन से अभियान किए उसकी बात करेंगे, और साथ ही साथ दक्षिण भारत में उसने कौन से अभियान किए उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन संक्षिप्त पढ़ेंगे, फिर कह रहा हूँ चीजें सारी बताऊंगा, तथ्य वही लिखूंगा जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सुनना, बहुत अच्छे से समझना इन चीजों को, बहुत ये आप लोगों के जीवन में बहुत जो है अलग ये काम में आने वाली है। और मेरा वादा है कि इतना पढ़ा दूंगा आपको ये चीजें कि एक साथ इतना मैटर भी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए ईमानदारी से जो है व्यवस्थित होकर के, ठीक है, चीजें पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, ताकि ये जीवन में
आगे आपके काम आएंगे, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिएगा अकबर के जो अभियान है, ध्यान रखना 3 भागों में विभाजित कर रहा हूं। नंबर 1, उत्तरी भारत के अभियान, उत्तर भारत अभियान। कौन से? उत्तर भारत अभियान। पहली बात। नंबर 2, उत्तर पश्चिम भारत अभियान, उत्तर पश्चिम भारत अभियान। ठीक है, और नंबर 3 बेटा ध्यान रखना, दक्षिण भारत अभियान, जहां पर हम बात करेंगे विशेष रूप से असीरगढ़ की। ठीक है, दक्षिण भारत अभियान। ये 3 कैटेगरी हम विभाजित कर सकते हैं अकबर के अभियानों के लिए। ठीक है, तो इन चीजों का आप विशेष रूप में ध्यान रखना। कौन कौन से महत्वपूर्ण होंगे, कहां कहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपसे, आपके लोगों के साथ में चर्चा करने वाला हूं। और मेरा वादा है कि एक भी प्रश्न आपसे बाहर जाने नहीं दूंगा इससे। देखो, उत्तर भारत अभियान की यदि हम बात करते हैं अकबर की, तो उत्तर भारत के अभियान जो अकबर ने किए वो किए 1556 से लेकर के 1576। ध्यान देना, कब से कब तक? 1556 ईस्वी से लेकर के 1576 ईस्वी तक का जो समय है वो उसने कहां पर व्यतीत किया है? उत्तर भारत में। कहां व्यतीत किया? उत्तर भारत में। बात करते हैं उत्तर पश्चिम अभियान की, तो 1577 से लेकर के 1596, 1577 से लेकर के 1577 से लेकर के 1596 तक का जो काल है वो उसने किया उत्तर पश्चिमी भारत में। ठीक है, बात करते हैं यदि दक्षिण भारत के अभियानों की, तो 1597 से लेकर के मृत्यु पर्यंत 1605 तक इसको मान सकते हैं हम। ठीक है, हालांकि वस्तुतः असीरगढ़ अभियान उसका अंतिम अभियान माना जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि 1597 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक का जो समय है वो हम इसमें मान सकते हैं। कहां पर? दक्षिण भारत के अभियानों में। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये चीज आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब आपसे यहां से सीधा सा बेसिक सा जो प्रश्न बनता है ना, वो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अकबर ने क्या चीज, अकबर ने अपने उत्तर भारत अभियान कब से कब तक किए? तो 1556 से 1576 ईस्वी, 1577 से 1596 और 1597 से 1605। ये इसके 3 जो है विशेष रूप से इस अभियानों को हम 3 भागों में क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न पूछा जाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, यहां से ध्यान रखना। अब इसके पीछे की सुनाऊंगा मैं आपको थोड़ी सी 2 मिनट के लिए कहानी। देखो, अकबर की पिता की जब मृत्यु हुई 1556 में, कब हुई? 1556 में, तो राजनीतिक उछाल आ गया था। ठीक है, और इसीलिए आनन फानन में बैराम खान ने, किसने? बैराम खान ने अकबर का राज्याभिषेक कर दिया कलानौर पंजाब में, क्योंकि बैराम खान बहुत ज्यादा चतुर व्यक्ति था। वो जानता था कि यदि इस समय दिल्ली की राजगद्दी खाली रही तो स्थितियां वैसे ही ठीक नहीं है। लगभग साल भर ही नहीं हुआ था, अभी तो सत्ता की पुनर्स्थापना को लगभग 1 साल भी नहीं हुआ था। ठीक है, और विशेष रूप से क्या, सूर लोग जो थे, अफगान जो लोग थे, ये वैसे ही नजरें गड़ाए हुए बैठे थे, उनका वैसे ही दमन किया जा रहा था। देखो, मैंने कहा कि सिकंदर सूर के खिलाफ जो है वहां पर क्या चल रहा है? अभियान चल रहा है। समझना इन चीजों को, आपका ध्यान कमेंट की तरफ नहीं होना चाहिए। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक है ना। एक एक चीज मैं आपको समझा करके पढ़ा रहा हूं, इतना कोई नहीं पढ़ाता आपको, ये भी वादा है मेरा आपसे। तो इन चीजों को समझ लो, क्योंकि मेरा ध्येय ये होता कि मेरे सामने जो मेरे सम्मुख जो बैठे हैं वो मेरे भाई बहन हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कुछ हो सकता है मेरे से बड़े भी हों, ठीक है ना। तो और मैं उन परिस्थितियों से भी गुजरा हूं जहां पर हमें रोड लाइट से भी पढ़ना पड़ता था, घर वालों के पास में संसाधन नहीं थे। तो मैं ये भी समझता हूँ आपके मन की पीड़ा भी कि परिवार वाले लोग, हम कोई करोड़पति नहीं है, मध्यम वर्ग से संबंधित होता है विद्यार्थी, ठीक है। करोड़पति होता तो क्यों माथापौड़ी करता, अपना कोई बढ़िया बिजनेस करता, ठीक है ना। तो किन विशेष परिस्थितियों में घर वाले पैसे की व्यवस्था करते हैं, घर वाले खुद दुख पाते हैं लेकिन हमें दुख नहीं देते, ठीक है ना। हमारे लिए वो आगे से जो है तैयारी करके रखते हैं कि इतना पैसा मेरा बच्चा ताकि पढ़ ले, ठीक है ना। तो मुझे यही फील आता है कि ये मेरा परिवार है जो सामने बैठा है, उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इन चीज़ों को ध्यान दिया करो। कई लोग मैं देखता हूँ कई बार फालतू के कमेंट करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं बेटा, सेंस ही नहीं। खूब जीवन पढ़ा, अभी ये समय हमारे अध्ययन का है, तो इसमें आप केवल अध्ययन करें, ठीक है। जीवन के हर अलग अलग भाग होते हैं, तो उस भाग को उसी में जिया जाए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। समय से पहले कई कार्य करना वो अनुचित हो जाते हैं जीवन भर के लिए, ठीक है ना। जीवन के दो पहलू है, एक जो अभी जी रहे हो, एक आगे जो जीने वाले हो। अभी मजे मार लिए तो आगे आने वाला खराब हो जाएगा। अभी मेहनत कर ली, ईमानदारी से अध्ययन कर लिया, ईमानदारी से आप जो भी करते हो उसके प्रति ईमानदार रहे, तो अभी व्यवस्थित हो जाएगा जीवन। तो आगे आने वाला आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा। आप क्या चाहते हो, बुढ़ापे में दुख पाओ? हाँ नहीं, बुढ़ापा आपका सुखी रहे। अभी तो हमारे अंदर जो है जोश भी है, जुनून भी है, यौवन भी है ना, समस्त चीजें हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन बाद में आने वाला समय हमारा खराब नहीं हो। इसलिए समय का सदुपयोग करें बहुत अच्छे से चीजों को। जब कोई चीज मिल रही है आपको इतनी घर बैठे, निर्मल सर ने आपके लिए घर बैठे गंगा आई जैसी बात है ना, नाम मात्र के फीस लेकर के आपको कोर्स दिया हुआ है, तो इसका सदुपयोग करें बेटा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान देना कि अब इस स्थिति में चूंकि दिल्ली के ऊपर कई लोग नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं, तो तुरंत आनंद फानन में कलानौर नामक स्थान पर ही बैराम खान ने इनका क्या कर दिया था, राज्याभिषेक करवा दिया था। सबसे बड़ी बात क्या, ध्यान देना कि सबसे बड़ा एक व्यक्ति, और यहीं पर जो एक सबसे बड़ा जो विरोधी के रूप में आया वो आया हेमू। कौन आया? हेमू। वस्तुतः ध्यान देना, हेमू की यदि हम बात करते हैं तो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था हेमू और अकबर के मध्य 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र भार्गव। यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। पिता का नाम वस्तुतः था पूर्णमल, जो कि शेरशाह सूरी का घनिष्ठ मित्र था। कहानी समझना, बताने के पीछे कारण क्या है। हेमू का जन्म वस्तुतः मेवात में हुआ था। अलवर में माहरी नामक एक गांव हुआ करता था, यहां पर इनका जन्म हुआ था। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद में इस्लाम शाह शासक बना था। कौन शासक बना था? इस्लाम शाह शासक बना था। ध्यान देना इस बात का। और इसी के समय हेमू जो था वो इस्लाम शाह के समय रसद अधिकारी हुआ करता था। केवल समझना, रसद अधिकारी का मतलब यह था कि इस्लाम शाह के समय हेमू जो था वो कर संग्रह करने का कार्य करता था। और इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद में वहां पर जो शासक बना वो था आदिल शाह। कौन? आदिल शाह। तो आदिल शाह जो था ना वो थोड़ा सा विलासी प्रवृत्तियों का था, शौक मोजी व्यक्ति था, मौज मस्ती करने वाला व्यक्ति था। ए दिल दिल की दुनिया में ऐसा भी होता है, अंदर कोई रोता है बाहर कोई हंसता है। चलिए खैर, तो आदिल शाह जो था वो थोड़ा सा विलासी प्रवृत्ति का था। और इसी के समय सत्ता की जो वास्तविक शक्तियां हाथ में आई वो किसके हाथ में आई थी? हेमू के हाथ में आई। हेमू आदिल शाह के समय एक तो प्रधानमंत्री के पद पर और दूसरा मुख्य सेनापति के रूप में आया, ठीक है ना। अब यहां पर आप जब गाइड वाइड पढ़ते हो या दूसरी कोई किताबें पढ़ते हो तो आपको सीधा सीधा एक शब्द मिलता है कि आदिल शाह का प्रधानमंत्री और सेनापति, मुख्य सेनापति हुआ करता था कौन? हेमू, जिसने अकबर के ऊपर आक्रमण किया। उससे पहले की कहानी तो पता ही नहीं होती कि इस्लाम शाह के समय रसद अधिकारी था, इस्लाम शाह शेरशाह सूरी के बाद में शासक बना, इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद में आदिल शाह शासक बना,
और उसके समय जो है ये किस पद पर आ गया, प्रधानमंत्री और मुख्य सेनापति के रूप। अब सुनो कहानी। जैसे ही इसको हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिली तो सूचना मिलते ही हेमू ने सेना तैयार करना प्रारंभ किया और दिल्ली की ओर कूच किया। किसकी ओर? दिल्ली की ओर क्या करता है वो? कूच करता है। अब उसका दिल्ली टारगेट है। क्या टारगेट है? दिल्ली टारगेट है। और दिल्ली जाते समय बीच में ग्वालियर के ऊपर अधिकार किया, आगरा के ऊपर अधिकार किया। आगरा में एक मुगलों का सूबेदार था जिसका नाम था सिकंदर खां उज़्बेक। कौन था? सिकंदर खां उज़्बेक। इस सिकंदर खां उज़्बेक को उसने पराजित किया और पराजित होने के बाद में सिकंदर खां उज़्बेक भागा कहां पर? दिल्ली। कहां भागा? दिल्ली में। अब दिल्ली की बारी थी। किसकी बारी थी? दिल्ली की बारी थी। दिल्ली में जो व्यक्ति था सूबेदार मुगलों का, उसका नाम था तारदी बेग। क्या नाम था? तारदी बेग। इस तारदी बेग को पराजित किया हेमू ने और 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया। और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद में अपना राज्याभिषेक करवाया और राज्याभिषेक करवाने के बाद में विक्रमादित्य की धारण करी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि मध्यकालीन भारत में एकमात्र ऐसा कौन सा शासक था, या सीधे आपको फंसाने के लिए क्या बोलेगा कि मुगलकालीन शासनकाल के दौरान कौन से शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ध्यान रखना, हेमू ने विक्रमादित्य की क्या की थी? उपाधि धारण करी थी। मध्यकालीन भारत में फिर लॉजिकल प्रश्न बनता है कि मध्यकालीन भारत में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम और अंतिम शासक कौन था? तो वो भी कौन था? हेमू था। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी और अपने आप को वहां का क्या? राजा घोषित कर दिया साहब। दिल्ली के ऊपर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अंतिम हिंदू सम्राट, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना। अब यहां से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बनती है, इसको भी सुनो, क्योंकि कई गाइड जो है वो गाइड ये मानती है कि अंतिम जो हिंदू सम्राट है वो पृथ्वीराज चौहान थे। कैसे संभव है? पृथ्वीराज चौहान तो तराइन के द्वितीय युद्ध के समय ही बंदी बना लिए गए थे गौरी के द्वारा। किसके द्वारा? गौरी के द्वारा। एक हमने बात करी थी दिल्ली सल्तनत काल के दौरान खुसरो शाह की, जो कि गुजरात का वस्तुतः हिंदू था। उसको बाद में जो है मोहम्मद शाह के द्वारा क्या कर दिया गया था? उसको इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना कि अंतिम हिंदू सम्राट कौन हो गया? आपका हेमू हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने दिल्ली के ऊपर अधिकार किया और अधिकार करने के बाद में अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी और जो है शासक घोषित कर दिया था। कहां का? दिल्ली का। तो ध्यान रखना, अंतिम हिंदू सम्राट भी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको क्या करना? हेमू करना है मेरे हिसाब से। आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्यों करना, उसके पीछे कारण क्या है। और तो फिर यहां से प्रश्न बनता है कि अंतिम हिंदू सम्राट जिसने दिल्ली के ऊपर अधिकार किया, नॉट पृथ्वीराज चौहान, हेमचंद्र, हेमू। कौन था? हेमू। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो यहीं पर जब उसने यहां पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। उधर तारदी बेग पराजित होने के बाद में ऐसा कहा जाता है कि पराजित होने के बाद में तारदी बेग जाता है, कहां पर जाता है? अकबर के पास में और बैराम खां के पास में। किसके पास में? अकबर और बैराम खां के पास में जाता है। कौन? तारदी बेग। कि साहब दिल्ली के ऊपर तो अधिकार कर लिया है। किसने अधिकार कर लिया है? हेमू ने अधिकार कर लिया है। ठीक है, इधर कौन खड़ा है साहब? बैराम खान खड़ा है। कौन खड़ा है? बैराम खान खड़ा है। और इधर इसके साथ में नन्ना मुन्ना ही है, अभी ज्यादा उम्र है नहीं। किसकी है? अकबर की। ठीक है, और तारदी बेग ने आकर के सूचना दी है किसको? बैराम खान को। अब ये इस समय वस्तुतः कहां पर थे? पंजाब में ही हुआ करते थे। ठीक है, तो ध्यान देना, इस बैराम खां को जब सूचना दी तारदी बेग ने, तो ऐसा कहा जाता कि तारदी बेग को का सर कलम कर दिया। किसने? बैराम खां ने। तारदी बेग का सर कलम कर दिया था। किसने? बैराम खान ने। के निकम्मे आदमी, ऐसी सूचना आकर के दी है क्या मैं? ठीक है, तो ये बात एक तो ध्यान रखना। अब यहीं से वो अपनी सेना को संगठन करते हैं और यहां से भागते हैं दिल्ली की तरफ।
5/11/1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में अकबर और हेमू की सेना का आमना सामना हुआ। बैराम खान ने रणनीति बनाई। क्या रणनीति बनाई? बैराम खान को पता था कि हेमू जो है वो बहुत खतरनाक शासक है, बहुत महान वीर योद्धा है, और इसलिए हेमू को मार पाना उसके बस की बात नहीं होगी, बस की बात नहीं होगी। इसलिए बैराम खान ने एक सैन्य टुकड़ी तैयार करी। बैराम खान ने एक सैन्य टुकड़ी तैयार करी। क्या करी? सैन्य टुकड़ी तैयार करी। और वो केवल और केवल सैन्य टुकड़ी इसीलिए तैयार की ताकि हेमू के ऊपर क्या किया जा सके? आक्रमण किया जा सके। अब हेमू साहब क्या था, सुनो। हेमू जो है वो अपने पूरे के पूरे शरीर को जरीब के पूरे की पूरी पोशाक पहन करके रखता था। माफ कीजिएगा, नाम नहीं आ रहा है ना, अटक गया है, तो ध्यान रखना। पूरा का पूरा शरीर अपना क्या रखता था? बख्तरबंद रखता था। क्या रखता था? बख्तरबंद रखता था। पूरा का पूरा शरीर केवल और केवल लोहे से वो ढका हुआ रहता था। ये वाला जो केवल आंखें वाला जो भाग है, कौन सा? आंखों वाला जो भाग है, यही केवल जो है क्या रहता था? खुला रहता था। इसके अलावा पूरा भाग क्या रहता था? खुला रहता था। तो बैराम खान ने क्या बनाई? एक रणनीति बनाई। क्या बनाई? एक तीरंदाजों का पूरा जत्था तैयार कर दिया और पूरी की पूरी टुकड़ी इस हेमू को मारने के लिए लगा दी गई। और ये इन तीरंदाजों को केवल और केवल एक ही कार्य दिया गया। क्या कार्य दिया गया साहब? कार्य ये दिया गया कि आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल हेमू की आंख को ही टारगेट करना है। हेमू की आंख को ही क्या करना है? आपको टारगेट करना है। ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। हेमू अपने हाथी के ऊपर बैठा हुआ भयानक रूप से युद्ध कर रहा था। भयानक रूप से क्या कर रहा था? युद्ध कर रहा था। और बार बार जो है मुगल सेना को चकनाचूर करते हुए आगे की तरफ क्या कर रहा था? बढ़ रहा था। आगे बात समझ में क्लियर है? इसी समय ये पूरी की पूरी, मैंने कहा ना, सेना की एक टुकड़ी लगा दी। किसके लिए? हेमू के लिए, कि आपको कुछ नहीं करना है, हेमू की आंख को निशाना बनाना, इसके अलावा कहीं तीर मारा नहीं जा सकता। और दुर्भाग्यवश, कैसे? दुर्भाग्यवश इसी समय एक तीर आता है। कहां? हेमू की आंख में लगता है। कहां लगता है? हेमू की आंख में लगता है। और हेमू इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। हेमू हाथी से नीचे गिर पड़ते हैं और बंदी बना लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद में अकबर के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। किसको? हेमू को बुरी स्थिति है, हेमू की स्थिति बुरी है, घायल अवस्था में है, आंख से लथपथ जो है लहू टपक रहा है। और इधर कौन खड़ा है? बैराम खान खड़ा है। कौन खड़ा है? बैराम खान खड़ा है। हाथ में तलवार है। पास में कौन है? अकबर खड़ा है। कौन खड़ा है? अकबर खड़ा है। बैराम खान ने कहा कि अकबर, सिर काट दे इसका। इस अकबर को महान ऐसे ही नहीं कहा जाता। हाँ, ये ठीक है, जीवन में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है, इसने भी की। तो अकबर ने हेमू का सिर काटने से मना कर दिया। उसने कहा कि खान बाबा, मैं किसी भी घायल व्यक्ति के ऊपर जो है आक्रमण या हथियार नहीं उठा सकता। एक वीर योद्धा कभी भी किसी घायल और निहत्थे व्यक्ति के ऊपर आक्रमण नहीं करता। तो अकबर ने कहा, यदि तूने इसको नहीं मारा तो लोग तुझे बादशाह स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है ना, और तू गाजी की उपाधि धारण नहीं कर पाएगा। तो अकबर ने कहा कि भाड़ में गई गाजी की उपाधि और बादशाह, मैं एक घायल व्यक्ति के ऊपर क्या नहीं करूंगा? आक्रमण नहीं करूंगा। परंतु इसी समय चारों तरफ इसके घेरा बनाया गया ताकि लोगों को पता नहीं चले। और बैराम खान ने इसी तलवार से हेमू का सर काट दिया। हेमू का सर काट दिया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? और इसी के साथ में हेमू की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अकबर को गाजी की उपाधि धारण करवा दी जाती है। किसके द्वारा? ध्यान रखना, बैराम खां के द्वारा। किसके द्वारा? बैराम खां के द्वारा। ठीक है ना।
तो ये ध्यान रखना कि मध्यकालीन भारत में हेमू एकमात्र ऐसा हिंदू शासक था जिसने दिल्ली के ऊपर क्या किया था, अधिकार किया था। ठीक है, आगे ही बात समझ में क्लियर है। तो इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। हम बात करेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बनता है। तो नंबर 1 हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत अभियान। नंबर 1 पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, कब लड़ा गया? तो ध्यान रखना 5/11/1556 ईस्वी को। कहां पर लड़ा गया? तो पानीपत के मैदान में। अब मुझे नहीं पता, जरूरत लगती कि आपको वापस बताऊं कि पानीपत का मैदान कहाँ है। पानीपत के मैदान में। ध्यान रखना किसके मध्य है? तो देखो कहानी पूरी बता दी हूं। ठीक है, तो अकबर वर्सेज हेमू। नोट कि हेमू कोष्टक में याद रखना हेमचंद्र भार्गव, हेमचंद्र भार्गव। आदिल शाह सूर का मुख्य सेनापति वे पीएम था। ठीक है, ध्यान रखना इससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि इस्लाम शाह के समय हेमू जो था वो रसद अधिकारी था। ठीक है, शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम शाह बना, उसके बाद में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद में कौन बना था? आदिल शाह बना था। कौन बना था? आदिल शाह। ठीक है, विलासी प्रवृत्ति का था। सारी शक्तियां किसके हाथ में थी? वास्तविक शक्तियां हेमू के हाथ में थी। प्रधानमंत्री के पद पर था और मुख्य सेनापति भी हुआ करता था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना पाकर हेमू ने दिल्ली का अभियान किया। ग्वालियर पर अधिकार किया।
नंबर 2, आगरा पर अधिकार। किस पर? आगरा पर अधिकार किया। ध्यान रखना कि मुगल सूबेदार था जिसका नाम था सिकंदर खां उज़्बेक। मुगल सूबेदार सिकंदर खां उज़्बेक को पराजित किया। सिकंदर खां उज़्बेक को पराजित किया। उसके बाद ध्यान रखना, दिल्ली पर अधिकार। किस पर अधिकार? दिल्ली पर अधिकार। नंबर 3, दिल्ली पर अधिकार। 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को मुगल सूबेदार तारदी बेग को पराजित किया। को पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया। ध्यान देना, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हेमू मध्यकालीन भारत में प्रथम व अंतिम शासक। जिसने ये उपाधि धारण की। ध्यान रखना कि हेमू अंतिम हिंदू सम्राट था। अंतिम हिंदू सम्राट जिसने दिल्ली पर अधिकार किया। ध्यान रखना, हेमू एकमात्र हिंदू शासक मध्यकालीन भारत। या फिर मध्यकालीन भारत तो लिखना बेटा गलत हो जाएगा, मुगल काल में लिख देता हूँ। ठीक है, उसके पीछे कारण हो गया, देखो थोड़ा सा उलझ जाओगे तुम लोग। क्यों उलझ जाओगे? क्योंकि मध्यकालीन भारत में तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य भी बने, है ना। विजयनगर साम्राज्य जो कि हिंदू साम्राज्य था। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना विशेष रूप से।
ध्यान दीजिएगा कि अकबर ने हेमू पर आक्रमण कर पराजित किया। ठीक है, पहली बात तो देखो यही प्रश्न बनता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ही आपका ये बनता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो 5/11/1556 किसके मध्य, अकबर और हेमू। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। अब ये लिखा तो ये जाता है कि अकबर के इशारे पर, ध्यान देना, खैर क्यों लिखे हैं अपन गलत, बैराम खान ने हेमू का सिर काट दिया। विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो गाजी की उपाधि धारण करता है कौन, अकबर, और हेमू का इसी के साथ में क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। अब अकबर को कोई भी टोकने वाला है नहीं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि हेमू ने अपने जीवन काल में कुल 24 युद्ध लड़े थे, इसमें से 22 युद्ध में हेमू क्या रहा था, विजय रहा था। क्या रहा था, विजय रहा था। तो ये हमने बात कर ली पानीपत के द्वितीय युद्ध की। अगली जो बातें हम करेंगे, उत्तर भारत के और कौन कौन से अभियान किए, उसके बारे में बात करेंगे हम हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।